नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग करोड़ों साल पहले की बात है। धरती पे विशालकाय जानवर रूपी दानवों का राज था। ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि हर कदम पे धरती को हिला देने वाले विशालकाय जानवर थे। और उस समय इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। धरती के इतिहास में एक ऐसा समय भी था कि इस पर राज करने वाले इंसान नहीं, जानवर थे। उनकी विशालकाय हड्डियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। डायनासोर आखिर कहाँ गए ये विशालकाय जानवर? क्या ये किसी अज्ञात ग्रह पर चले गए, या धरती के गहराइयों में छिपे हैं, या फिर ये अभी भी जीवित है? ऐसे डायनासोर जो ऊंचे इमारतों से भी ऊंचे होते थे और इनका जबड़ा इतना मजबूत कि बड़े से बड़े पेड़ों को चबा सकता था। इनके दौड़ने की स्पीड तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर पर घंटा थी, जैसे कोई कार हाईवे पे थी। इनके साथ चलने से धरती भी कांप उठी। सही मायने में बात करें तो ये दिल को दहला देने वाले विशालकाय दानव थे। डायनासोर धरती पे लगभग 165 मिलियन सालों तक राज किए। फिर एक दिन ऐसी घटना घटित होती है, ये पूरी धरती से एक साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। अक्सर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? आइए इन सवालों के जवाब को पूरे सच्चाई के साथ में इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डायनासोर ग्रीक भाषा के डिनोस, जिसका मतलब भयानक या टेरिबल होता है, और सारोस, जिसका मतलब छिपकली या लिजर्ड होता है, से मिलकर के बना है। अर्थात इसका पूरा मतलब एक भयानक छिपकली या एक टेरिबल लिजर्ड। पृथ्वी पर डायनासोर के सबसे पहले जीवाश्म की खोज 1819 में ब्रिटिश जीवाश्म शिकारी विलियम बकलैंड ने की थी। हालांकि इस खोज का औपचारिक नामकरण 20 फरवरी 1824 को लंदन के जियोलॉजिकल सोसाइटी में हुआ था। इस जीवाश्म का नाम मेगालोसारस रखा गया था, जिसका मतलब बड़ी छिपकली था। बकलैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी के पहले प्रोफेसर के तौर पे इस खोज का ऐलान किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास की खदानों में मिले अंगों, निचले जबड़ों की हड्डी और कुछ कशेरुकाओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया। इनमें सबसे बड़ी जांघ की हड्डी 33 इंच लगभग 84 सेमी लंबी थी, और 10 इंच मतलब 25 सेंटीमीटर लगभग व्यास की थी। बकलैंड ने सोचा यह एक बड़ी छिपकली की हड्डी है, जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट यानी 12 मीटर के आसपास होगी, और ये हाथी की तरह चार पैरों पर चलता होगा। 1820 के दशक तक इंग्लैंड के भूवैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा मेगालोसारस और इग्वानोडोस, एक प्रारंभिक क्रेटेशियस शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे। उन्हें विशाल एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स या विलुप्त सरीसृप से संबंधित माना गया। फिर कुछ दशकों के बाद 1841 में प्रसिद्ध अंग्रेजी एनाटोमिस्ट सर रिचर्ड ओवेन ने पहली बार डायनासोर का नाम रखा। उनको पहली बार डायनासोर शब्द से पुकारा गया, जिसका मतलब एक भयानक छिपकली, एक टेरिबल लिजर्ड है। आज तक 900 से ज्यादा टाइप के डायनासोर के स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए। इनके कंकाल जैसे जैसे मिलते रहे, उसी तरह इनके चित्र भी बदलते रहे। पहले और कुछ इस तरह से डायनासोर की पहचान अलग अलग तरीकों से होने लगा। 2023 की शुरुआत में वेस्ट अमेरिका के मोंटाना राज्य में साइंटिस्टों ने एक नए प्रकार के सोरोपोड डायनासोर के फोसिल का खोज किया, यानी आइडेंटिफाई किया, उनको प्राप्त हुआ, जिनकी उम्र लगभग 100 मिलियन साल मानी जा रही है। ये फोसिल एक विशाल और लंबे ग्रीवा वाले डायनासोर के हैं, जो पहले से खोजे गए डायनासोर से बिल्कुल अलग हैं। डायनासोर की पूरी कहानी जानने के लिए
आज के समय से 230 से 240 मिलियन साल हमें पीछे जाना होगा और उस समय धरती आज के धरती से बिल्कुल अलग थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ था जिसे पैंजिया कहते हैं। और उस टाइम धरती कुछ इस तरह से दिखती थी जो आज से बिल्कुल अलग थी। और उस टाइम धरती का क्लाइमेट भी आज से एकदम अलग था। और जिस समय डायनासोर धरती पे शुरू हो रहे थे उसे ट्रायसिक पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम के डायनासोर साइज में बहुत छोटे होते हैं, जैसे आज के टाइम पे गाय या भैंस होती थी। उनका शेप और साइज थोड़ा सा अलग होता था। ट्रायसिक पीरियड खत्म होने के बाद धरती के क्लाइमेट में धीरे धीरे चेंजिंग आने लगा, धीरे धीरे बदलने लगा। धरती के बाहरी प्लेट जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, एक छोटी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर के बनी होती है या टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होती है, जो अर्धद्रव एस्थोनोस्फीयर पे तैरती रहती है। धरती लिथोस्फीयर के प्लेटें धरती के कोर से आने वाली गर्मी से धीरे धीरे हिलती रहती हैं। धरती के कोर से निकलने वाली गर्मी एस्थेनोस्फीयर्स में कनेक्शन करंट उत्पन्न करती है जो टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती है। ये करंट प्लेटों को धक्का देकर के उन्हें अलग करते हैं। प्लेटों के गति के कारण पेंजिया में बड़े रिफ्ट यानी कि बड़े बड़ी दरारें बनने लगी और इन दरारों से मैग्मा धरती के निचले सतह से ऊपर आने लगा, जिसे जमीनों को अलग करने लगा, जमीनों का विभाजन करने लगा। जब कोई चीज जमीन के अंदर से तोड़ करके बाहर आएगी तो रिफ्ट बड़ी बड़ी दरारों के कारण ये जमीन थोड़े से अलग दिखने लगी। अब इन रिफ्ट से लगातार मैग्मा बाहर आने लगा, यानी कि ये धीरे धीरे रिफ्ट दरारें बढ़ती रही और जमीनों का विभाजन करने लगी। और ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। मैग्मा धरती के रिफ्ट से बाहर आता रहा और नए महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा था जो प्लेटों को और दूर धकेलने लगी। इस तरह से सागर और महाद्वीप बनकर के तैयार होने लगे और इस तरह धरती दो सुपर कॉन्टिनेंट जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है में विभाजित हो गई, अलग हो गई। दो अलग अलग महाद्वीप बन गए और वो प्रक्रिया भी लगातार लाखों करोड़ों सालों तक चलती रही, जिससे वो दोनों सुपर कॉन्टिनेंट 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गए, जिसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। जो धरती उस टाइम पे बनी थी इन सातों कॉन्टिनेंट में विभाजित हुई थी, वो उसी शेप और साइज की धरती आज भी है, आज के रूप में ही है। इन विभाजन के कारण धरती का क्लाइमेट लाखों सालों तक चेंज होता रहा। सारे जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाए, कुछ कर पाए और बहुत सारे जीव जंतु मर गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर के साथ दो तीन रिप्टाइल्स और भी थे जो सरवाइव कर गए और इस इवेंट को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्रिटेशियस पीरियड स्टार्ट होता है और ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की जिंदगी क्रिटेशियस पीरियड में बहुत बड़े मजे से कट रही थी और बहुत सारे प्रजाति के डायनासोर का विकास इसी पीरियड में हुआ। टीरेक्स सबसे ज्यादा फिल्मों में दिखने वाला इसी पीरियड में एग्जिस्ट करता था। यह पीरियड सबसे लंबा चला, लगभग 145 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स तक। अर्जिटोनोसारस सबसे बड़ा डायनासोर, सबसे लंबा डायनासोर था जिसकी लंबाई का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लगभग 37 से 40 मीटर, जिसका वजन लगभग 99 से 110 मीट्रिक टन। कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ मांसाहारी थे और ये बड़े मजे से अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि भाग्य में विधाता जो लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता और इनकी भी किस्मत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी।
और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि डायनासोर पूरी तरीके से धरती से खत्म हो जाते हैं। क्रिटेशियस काल के अंत में धरती के करोड़ों किलोमीटर दूर यूनिवर्स में एक बड़े शहर के आकार का एस्ट्रॉइड भटक रहा था। पृथ्वी की तरफ 60 डिग्री से एंगल्स पर 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की ओर ये बढ़ रहा था। 20 किलोमीटर पर सेकंड, ये एक पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से भी तेज है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एस्केप वेलोसिटी मींस अगर हम कोई चीज मिनिमम स्पीड, ऐसी मिनिमम स्पीड या इतनी तेज फेंकें कि हमारे धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके कोई भी सामान अंतरिक्ष में चला जाए, कोई भी यान अंतरिक्ष में चला जाए, तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, जो धरती के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ये एस्ट्रॉयड जिसे चिक्सुलप इम्पैक्टर्स कहा जाता है, जिसका व्यास 10 से 15 किलोमीटर के बीच था, यानी कि एक एस्ट्रॉयड जिसका डायामीटर 10 से 15 किलोमीटर था। ये चट्टान धरती के आने वाले कल की नींव रखने वाला था, और जैसे ही ये एस्ट्रॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और पल भर में ही ये एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसकी चमक सूर्य से बहुत ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा थी। इसकी तेज इतनी ज्यादा थी कि डायनासोर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सर उठा करके ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आंखें फूट जा रही थी, वो अंधे होते जा रहे थे। वो उस चीज को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि ये उनका काल उनकी ओर आ रहा है। डायनासोर उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे, और ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के पास युकाटन पेनिनसुला में धरती से जाकर के टकराता है, और तब होता है एक महाविस्फोट, महाविनाश। कुछ मोमेंट्स के लिए सब कुछ रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस टकराव से जो शॉक वेव्स उत्पन्न हुए, वो उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी शॉक वेव्स की, कि उस शॉक वेव की वजह से 50 से 60% जीव जंतु का अस्तित्व वहीं उसी क्षण, उसी मोमेंट ही खत्म हो गया। शॉक वेव के कारण जीवन का अंत। शॉक वेव के कारण, शॉक वेव क्या होता है, जैसे आप लोग देखो कहीं पे भी साउंड बजता है, डीजे बजता है, तो डीजे बजने के कारण कंपन होने लगता है। कोई भी चीज, कोई भी सामान रखा है, तो अगर डीजे का फुल वॉल्यूम में आप बजाओगे तो वो सारी चीजें अपने आप कंपन करने लगती है, बॉडी आपकी हिलने लगेगी। तो वो जो कंपन हो रहा है उसी को शॉक वेव कहते हैं। तो उसकी कंपन इतनी तेज थी कि जीव जंतु अपने आप वहीं पे अपने दम तोड़ दिए। इस टकराव से धरती के सरफेस पे लगभग 180 किलोमीटर का डायामीटर का गड्ढा बन जाता है। 180 का मतलब 111 मील के बराबर। इस टक्कर से हुए विस्फोट की ताकत हिरोशिमा पर गिरे हुए परमाणु बम से 6500 गुना ज्यादा थी। जब यह धरती से टकराता है तो इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। टकराव की वजह से लाखों टन मिट्टी, चट्टान आग के टुकड़े में बदल करके हवा में आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। इस टकराव की वजह से, इस इम्पैक्ट की वजह से पूरी धरती का तापमान सडनली बढ़ने लगता है, जंगलों में आग लग जाती है, वाइल्ड फायर शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से समुद्रों में लहरें 1600 से 2 किलोमीटर तक, 1600 मीटर या 2000 मीटर तक, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंची लहरें एक सुनामी का रूप ले लेती। पूरे धरती पे भूकंप आने लगता है। मतलब एक तरफ वाइल्ड फायर, पूरी जंगलों में आग लगा हुआ है, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें 2 किलोमीटर ऊंची, और तीसरी तरफ पूरे धरती में कंपन हो रहा है, भूकंप आ रहा है। इतना बड़ा विनाश।
अब कुछ डायनासोर जो दूसरे कॉन्टिनेंट में थे वो वाइल्ड फायर से तो बच जाते हैं, लेकिन सुनामी और भूकंप से नहीं बच पाते हैं। आपको बता दूं कि भूकंप का जो मेजरमेंट था 11.2 रेक्टर स्केल पे था, जो पूरी धरती को हिला करके रख दिया और कुछ भी नहीं बचा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो 11.2 का रिक्टर का स्केल। जैसे आपके फोन में, अगर आपका फोन वाइब्रेट पे रखा हो और फोन पर कोई कॉल आए, तो फोन जिस तरीके से पूरी तरह से वाइब्रेट करता है, धरती उसी तरीके से पूरी वाइब्रेट करने लगी थी। और धरती के इस वाइब्रेशन के कारण, इस वाइब्रेट होने के कारण, इस भूकंप के कारण बहुत सारे वैल्केनो यानी ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं। इन वैल्केनो से निकलने वाले, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से धरती का टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। आखिर कौन सरवाइव कर पाएगा इस टेम्परेचर में, इस महाप्रलय में? पूरी धरती धूल के कार्बन के साथ में एक लेयर, एक मोटी सी लेयर, या कह सकते हैं कि धूल के बादलों ने पूरी धरती को ढक लिया, और ये प्रक्रिया लाखों साल तक बनी रही। पेड़ पौधे सारे जो बचे हुए थे वो सूर्य की रोशनी न पहुंचने के कारण मर जाते हैं, और धीरे धीरे जब सूर्य की रोशनी ही नहीं पृथ्वी पे पहुंच पाती है और एक लेयर सा पूरा बन गया है, तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। पृथ्वी का क्लाइमेट पूरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और इस तरीके से पृथ्वी फिर धीरे धीरे ठंडी होकर के, क्लाइमेट चेंज होकर के इसमें विंटर का सीजन आने लगता है। अब तक डायनासोर की सारी प्रजाति खत्म हो चुकी थी। ये इतना बड़ा महाविनाश ही किसी के लिए वरदान साबित होने वाला था। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे की कहानी को आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा सकें। नमस्कार।